सो नाउ विल स्टार्ट विद योर यूनिट 2 दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। अब ये कंसिडरेशन का जो है, अच्छा चैट बॉक्स में कोई कुछ बोल रहा है, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है। दिव्या ने लिखा है कि सर आप यूनिट 4 के बाद रिज्यूम कब करेंगे? बेटा बहुत जल्द करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। आपकी अकाउंट्स की क्लास चल रही है क्या? हाँ या ना? मुझे तो पता चला नहीं चल रही है। यू गोइंग रेगुलरली? आज से बंद हुआ है ना कुछ, या अभी भी चल रही है? नहीं सर, चल रही है। 2 से 3 दिन हॉलीडेज थे, फिर आज कल से स्टार्ट हुई थी। ओके चलो, तो फिर वहाँ हालात कैसे ओवरऑल? ठीक है, तो बढ़िया है। डोंट वरी, विल रिज्यूम सून। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिडरेशन। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी सीन। यूनिट नंबर 1 में हमने कंसिडरेशन पार्ट किधर देखा था, तो आपको एक इक्वेशन फिर से हम याद दिला देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ, EBL, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इस एनफोर्सिएबल बाय लॉ में टोटल 11 पॉइंट्स थे। उन 11 पॉइंट्स में से एक पॉइंट था कि दैट कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए। तो वहाँ पर हमने कंसिडरेशन का मीनिंग समझा था। कंसिडरेशन का बेटा मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। उसको लैटिन मैक्सिम था क्यूड प्रो क्यो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। ये हमने ऑलरेडी एसेंशियल से पढ़ा हुआ है। और कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न। जैसे आप सुपर शॉप से जाकर के, कोई बिग बाजार से जाकर के जब कोई ग्रोसरी परचेज कर लाते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो मिल रहा है वो ग्रोसरी है, और जो बिग बाजार वाले को मिल रहा है वो पैसा है। तो बिग बाजार वाले के लिए कंसिडरेशन बनेगा पैसा, और आपके लिए उस कॉन्ट्रैक्ट से जो कंसिडरेशन बनेगा वो होगा ग्रोसरी जो आपने परचेज करी है। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ द टर्म कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो भी आपको मिलना चाहिए। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं बनेगा, और वो फिर एग्रीमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो ये इस कंसिडरेशन पर पूरा चैप्टर है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस एरियाज दैट वी हैव टू कवर अंडर कंसिडरेशन। अब इंपॉर्टेंट सवाल, सर इसके कितने लेक्चर होंगे? बहुत सिंपल, मेरे हिसाब से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 3 एंड मिनिमम 2 लेक्चर्स। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 3, मतलब 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा आपका यूनिट कवर हो जाएगा, एंड वी विल बी एट पार देन। तो सबसे पहले हमको देखना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, देन वी हैव टू सी लीगल रूल्स relating to consideration, then third part rule of no consideration no contract, जनरल रूल, फिर उसके एक्सेप्शन को देखेंगे। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ एक्सेप्शन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डॉक्ट्रिन का मतलब होता है थियरम, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है बेटे थियरम। तो यहाँ पर आपको एक लिख लेना आप भी ऐसे, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है थियरम। ठीक है, तो इसको आराम से देखेंगे व्हाट इज ऑल दैट। तो चलो जी इसकी शुरुआत करेंगे। व्हाट इज द कंसिडरेशन? मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इज द प्राइज एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसोर। द वर्ड कंसिडरेशन वॉज डिस्क्राइब इन अ वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस ऑफ मीसा वर्सेस क्यूरी। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। कंसिडरेशन का हम देखेंगे। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party, or forbearance, detriment, loss, responsibility given, suffered or undertaken by the other party। प्रॉमिस और प्रॉमिसी का खेल आपको यहाँ पर समझ लेना है। इस प्रॉमिस और प्रॉमिसी के खेल को समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट लेंगे हम, और यहाँ पर कुछ हम ड्रॉ करेंगे, है ना? यहाँ पर हम कुछ ड्रॉ करेंगे। अगर आपको याद है तो हमने एग्जांपल लिया था कहानी कद्दू की। आज कुछ अलग कहानी बनाएंगे। 2 लेडीज है, हमारी वही पुरानी चंपा, दूसरी है चमेली, चंपा एंड चमेली। कहानी कद्दू की, ये इसी को कंटिन्यू करेंगे, कहानी कद्दू की, कद्दूज कॉन्ट्रैक्ट, कद्दूज कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पर चंपा है सेलर और चमेली है बायर। 500 टन कद्दू का कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्वांटिटी कितनी है? 500 टन ऑफ कद्दू। प्राइस कितनी है बताओ, याद आ रहा है आपको प्राइस कितना है? दिव्या आपको तो याद आ ही जाएगा।
रुपीज 5 करोड़ की 500 करोड़? कुछ 500 करोड़ का कद्दू का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में कौन प्रॉमिसर है कौन प्रॉमिसी है, इसको जरा समझने के लिए एक टेबल को यहाँ पर बेटा आपके सामने हमको ड्रॉ करना जरूरी है, तो जरा इसको देखते जाइए आप। ठीक है, दैट्स इट। अब इसको आराम आराम से देखेंगे। ओए आजा इधर आजा भैया। फर्स्ट पार्ट किसी को याद है टेबल के कॉलम्स क्या क्या थे? अरे शिट, किसी को याद है टेबल के क्या क्या कॉलम्स थे? तो बताइए आप, मैं ड्रॉ करता चलूंगा। पहले क्या लिखे यहां पर बताइए। हाँ जी बताइए, क्या लिखे यहां पर, भूल गए? प्रॉमिसर प्रॉमिसी या प्रॉमिस लिखे यहां पर पहले? हाँ जी क्या लिखे? चलिए देखते हैं क्या क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पहले मैं इसको बढ़िया तरीके से ड्रॉ करने का पूरा ट्राई करूंगा। है ना, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पार्टीज। ठीक है, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे प्रॉमिस। ठीक है, दूसरे कॉलम में आएगा प्रॉमिस। वेरी गुड। तीसरे में क्या आएगा? वेरी राइटली सेड बाय मोहित भाई, कंसिडरेशन। बराबर। चलो और कुछ है क्या इसमें या इतना ही है? सबसे पहले पार्टी कौन है इधर? चंपा। द वेरी फर्स्ट पर्सन इज चंपा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में चंपा ने कुछ प्रॉमिस किया है चमेली को। चंपा सेलर है, तो चंपा ने प्रॉमिस क्या दिया है? चंपा ने प्रॉमिस दिया, प्रॉमिस टू सेल 500 टन कद्दू। प्रॉमिस टू सेल 500 टन कद्दू। हाँ, यहाँ पर एक कॉलम ये था बेटा, अब याद आ गया हमको भी। इसको रब करेंगे और 1 मिनट के लिए बस इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम टाइटल ऐसा लिख सकते हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, कौन क्या क्या है ये समझने के लिए। और फिर इस कॉलम में आएगा कंसिडरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टी चंपा। चंपा ने क्या करा था? प्रॉमिस टू सेल 500 टन कद्दू, बिकॉज वो सेलर है। तो इस प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर कौन है इस कॉन्ट्रैक्ट में? प्रॉमिसर कौन है? तो प्रॉमिसर है चंपा। और प्रॉमिसी कौन है? डबल ई, चमेली। बराबर। अब चंपा ने जो प्रॉमिस दिया है उसके बदले उसको कंसिडरेशन में क्या मिलने वाला है? ₹500 करोड़। चंपा ने जो प्रॉमिस दिया उसके बदले उसको कंसिडरेशन मिलेगा 500 करोड़। उसने प्रॉमिस क्या दिया वो भी हमने लिखा, और उस प्रॉमिस के लिए कौन प्रॉमिसर है और कौन प्रॉमिसी है बेटा, ये भी हमने यहां पर लिख कर लिया। ये चीजों का आपको ट्रैक रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट विल लीड टू क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट एज वी गो फर्दर। ठीक है, अब बस कुछ नहीं। सेकेंड पार्टी चमेली। चमेली ने क्या प्रॉमिस दिया? प्रॉमिस टू पे कितना? ₹500 करोड़। अब उसके इस प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर कौन है? चमेली। चमेली अपने प्रॉमिस के लिए प्रॉमिसर है। और डबल ई, प्रॉमिसी कौन है? जिसको प्रॉमिस दिया जाता है वो प्रॉमिसी होता है। प्रॉमिसी है चंपा। और चमेली ने जो प्रॉमिस दिया 500 करोड़ पेमेंट करने का, उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है? वो है कंसिडरेशन। तो उसके बदले में उसको मिल रहा है 500 टन कद्दू।
500 टन कद्दू। तो ये बड़ा ही मास्टर टेबल हमने आपके सामने क्रिएट किया है कि जो एक नॉर्मल सिंपल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आपको दोनों एंगल से देखना होता है। दो प्रोमिसेस, एक प्रोमिसेस चंपा ने दिया, एक प्रॉमिस चमेली ने दिया। चंपा ने प्रॉमिस दिया आई विल सेल यू 500 टन कद्दू, चमेली ने प्रॉमिस दिया आई विल पे यू ₹500 करोड़। तो चंपा के प्रॉमिस के लिए जो है, चंपा के प्रॉमिस के लिए वो खुद प्रॉमिसोर है और उसने चमेली को प्रॉमिस दिया, तो इसलिए चमेली प्रॉमिस ही है, और उसको अपने प्रॉमिस के बदले में जो मिल रहा है बेटा वो कंसिडरेशन है। तो चंपा ने जो प्रॉमिस दिया 500 टन कद्दू देने का, उसके बदले में उसको जो कंसिडरेशन मिला वो है 500 करोड़। द सेम लॉजिक अप्लाइज टू चमेली। तो दिस इज अ वेरी मास्टर टेबल। जब कभी भी प्रॉमिस और कौन है, प्रॉमिसी क्या है, दिमाग आपका घूमने लगे, इस टेबल पर कॉन्सेंट्रेट करना और जाकर इसको पढ़ लेना, आपको सुकून का कॉन्सेप्ट याद आ जाए, बिल्कुल एक दिमाग में शांति हो जाएगी कि अच्छा ये है। हर कॉन्ट्रैक्ट में यही लॉजिक एप्लीकेबल है, प्रॉमिस और प्रॉमिसी। एक पार्टी कभी प्रॉमिस और है, दूसरी पार्टी कभी प्रॉमिस और है ना। दैट इज दैट पॉइंट। चलिए अब नीचे जाएंगे हम लोग। कौन से सेक्शन में कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइंस द टर्म कंसिडरेशन। रीड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसोर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something such an act or abstains or promise is called as the concept of consideration for the promise। तो बेसिकली यहाँ पर इस डेफिनेशन से हमें कुछ बातें समझ में आती है। वो जो बातें समझ में आती बेटा उसी को हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ द अबाउट डेफिनेशन। सिंपल भाषा में तो हमको समझ है कि कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज डी में काफ़ी डिटेल्स में यहाँ पर बताया हुआ है। क्या क्या डिटेलिंग करी गई? रादर देन जस्ट टॉकिंग लेट अस अंडरस्टैंड। रीड करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है दैट कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग और इट मे बी एन एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग। नॉट डूइंग समथिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन इज एन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब इन शॉर्ट कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव, अदर वर्ड्स कंसिडरेशन कैन बी नेगेटिव। हमारे इस चंपा चमेली के एग्जाम्पल में कंसिडरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? आप जरा सोच के बताएं, कंसिडरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? वेरी करेक्टली सेड बाय मोहित, ये पॉजिटिव है बिकॉज यहां पर कुछ करने के लिए है, मतलब कद्दू देना, पैसे लेना, दिस इज पॉजिटिव। तो सर निगेटिव क्या हो सकता है? इमेजिन करो आप एक इलेक्शन लड़ रहे हो और इलेक्शन लड़ रहे हो, आपने अपने अपोनेंट को बोला कि तू इलेक्शन में खड़े मत रहना, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा यहां से। तो आप उसको 1 करोड़ रुपए दोगे, ये पॉजिटिव कंसिडरेशन है, लेकिन वो इलेक्शन में नहीं खड़ा होगा, ये निगेटिव कंसिडरेशन है। तो उसको पॉजिटिव कंसिडरेशन मिल रहा है, आपको निगेटिव कंसिडरेशन मिल रहा है। तो लॉ ने क्लियर कट बोल दिया भैया कंसिडरेशन कैन बी निगेटिव और कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को कैसे बोलेंगे? कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, और निगेटिव को कैसे बोलेंगे? कंसिडरेशन इज एन एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल्स देख लेंगे यहां पर। एग्जाम्पल देख रहे हैं। अजय guarantees Bhuvan for payment of price of goods which Bhuvan wanted to sell on 1 month credit to Chaitanya. Here, selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is an consideration for A's promise. अभी एक दो ने क्या करा है? A मतलब यहाँ पर अजय है, तो इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। निगेटिव थिंग क्या होगा? यहाँ पर देखिए, ये निगेटिव कंसिडरेशन का एग्जाम्पल। अभिषेक प्रॉमिसेस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम, सूट मतलब केस फाइल करना, इफ शी मतलब भारती वुड पे हिम ₹1 लाख। अभिषेक ने बोला भारती को कि ठीक है मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल नहीं करूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे 1 लाख रुपए का जुर्माना भर दो। तुम 1 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं तुम पर केस फाइल नहीं करूंगा। तो ये कुछ ना करना भी क्या हो सकता है? कंसिडरेशन हो सकता है। तो इस अजय और इस अभिषेक और भारती के एग्जाम्पल में आप मुझे बताइए सोच के, किसको पॉजिटिव कंसिडरेशन मिल रहा है और किसको निगेटिव कंसिडरेशन मिल रहा है? सोच के बताना। अभिषेक और भारती के एग्जाम्पल में अभिषेक को 1 लाख रुपए मिल रहा है विच इज अ पॉजिटिव कंसिडरेशन। भारती क्या कंसिडरेशन दे रही बदले में? वो केस फाइल नहीं करेगी, तो भारती इज गिविंग अ व्हाट? निगेटिव कंसिडरेशन। तो अभिषेक को मिल रहा है पॉजिटिव और भारती को क्या मिल रहा है? नेगेटिव कंसिडरेशन। चलिए
नाउ लेट अस गो टू अनदर एग्जांपल। और कुछ ये जो पॉइंट छोटे छोटे हैं इसको इन्होंने सिर्फ एक एक लाइन में दिया बिकॉज इस पे डिटेल डिस्कशन हमको चैप्टर में आगे करना है, तो केवल पढ़ के थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूँ। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर। जैसा और जब प्रोमिसोर बोलेगा उस टाइम पे प्रोमिसी को अपना कंसिडरेशन निभाना पड़ेगा। सर इसमें क्या होता है, कैसे होता है, आगे देखेंगे, अभी सिर्फ एक झलक है आपके सामने। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब प्रोमिसी कंसिडरेशन दे या कोई और कंसिडरेशन दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस कद्दू के एग्जांपल में आते हैं। कद्दू के एग्जांपल में चंपा इज सेलर, तो पैसा चंपा को आने वाला है। तो हम इस फर्स्ट प्रॉमिस की अगर बात करेंगे, फर्स्ट प्रॉमिस क्या, प्रॉमिस टू सेल 500 टन्स ऑफ कद्दू, तो चंपा इज गोइंग टू सेल कद्दू और उसको पैसा आने वाला है। तो हमारे इस एग्जांपल के लिए प्रॉमिस और चंपा है और प्रॉमिसी चमेली है। अब पैसा चमेली दे, मैं दूं या आप दो, चंपा को अपने पैसों से मतलब है। तो लॉ कहता है भैया चमेली पैसा दे या उसके पापा पैसा दे, उसका दोस्त दे, रचेंद्र सर पैसा दे दे, बच्चे पैसा दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना जरूरी है। तो लॉ ने इसको दूसरी भाषा में क्या लिखा, प्रॉमिसी कंसिडरेशन दे सकता है या कोई और भी दे सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट कंसिडरेशन का होना जरूरी है। और भी डिटेल में बेटा इस पर डिस्कशन करेंगे, दीज आर जस्ट रीडिंग ऑफ द पॉइंट्स। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन मतलब जो कुछ पीछे किया था उसका पेमेंट आज करेंगे, ये भी हम आगे एग्जांपल लेंगे, अभी नहीं ज़्यादा बताऊंगा इसके बारे में। प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब दुकान पे गए, आपने पैसा दिया, आपको ग्रोसरी मिल गई, प्रेजेंट कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन, आपने हमको एडवांस फीस पेमेंट कर दी, हमको आज कंसिडरेशन मिल गया लेकिन आपको क्लासेस फ्यूचर में मिलेंगी, तो दैट इज अ फ्यूचर कंसिडरेशन। ऐसे होता है, जैसे इंस्टीट्यूट को आपने फीस पेमेंट कर दी, इमीडिएटली आपको फाउंडेशन के पास का रिजल्ट मिला क्या, आंसर इज नो। आपका एग्जाम आएगा, आप एग्जाम दोगे, फिर उसके बाद अगर आप रिजल्ट आपका सही आता है तो आपको पास घोषित किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से पास का रिजल्ट फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन आपने तो पैसा आज ही दे दिया है। तो आपने जो पैसा दिया है, इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट कंसिडरेशन मिल चुका है, आपको फ्यूचर में कंसिडरेशन इंस्टीट्यूट के साइड से मिलने वाला है। तो लॉ कहता है भैया कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है या फ्यूचर भी हो सकता है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। अभी सर एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट क्या है, बेटा एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब यहां पर वो सारे पॉइंट आएंगे जो ऊपर हमने नहीं आपको छोड़े थे कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस, और कंसिडरेशन प्रॉमिस ही दे सकता है या कोई और भी दे सकता है, करेक्ट। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी हो सकता है। अब उसका डिटेल में डिस्कशन यहां पर हम लोग करेंगे। चलिए, तो वी विल फर्स्ट जंप ऑन द वेरी फर्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसोर। एक बार ये रीड करेंगे और इसको क्रैक करने का ट्राई करेंगे। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी और द थर्ड पार्टी एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसोर। This implies return element of consideration. Contract of marriage in consideration of a promise of settlement is enforceable. बताऊंगा क्या क्या चल रहा है। An act done at the desire of third party is not a consideration. सर इसका क्या मतलब है, consideration must move at the desire of promisor। इसका बेटा ये मतलब है कि जब promisor बोलेगा उसके हिसाब से promisee को consideration देना है। प्रॉमिसी अपने मन से कंसिडरेशन दे देगा तो नहीं चलेगा। जब प्रॉमिसोर बोलेगा, जैसा प्रॉमिसोर बोलेगा वैसा ही प्रॉमिसी को जो है कंसिडरेशन देना पड़ेगा। चंपा चमेली, कहानी कद्दू की, चंपा ने बोला मुझे 3 दिन बाद पेमेंट करना, तो प्रॉमिसी ने 3 दिन बाद पेमेंट करना चाहिए। चंपा ने बोला मुझे आधा पैसा कैश में चाहिए और आधा पैसा चेक में चाहिए, तो चमेली को वैसा देना पड़ेगा। चंपा ने बोला मेरे को पूरा पैसा बिटकॉइन में चाहिए, पूरा पैसा गोल्ड में चाहिए, पैसे के बदले मुझे शेयर्स दे दे, तो उस हिसाब से प्रॉमिसी को वैसा देना पड़ेगा। इसलिए लॉ ने क्या बोला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर जब और जैसा बोलेगा उस हिसाब से कंसिडरेशन यहां पर चलना चाहिए। अब यहां पर एक बहुत ही फेमस सा केस लॉ है, इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझने का ट्राई करेंगे, है ना। आप इसको स्टार मार्क कर लो, बिकॉज अगर आप एग्जाम में इस लीगल रूल को लिखते हो, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, और साथ में इस केस लॉ को अगर आप कोट करते हो, कोट करना मतलब केस लॉ का नाम लिखना। सर केस लॉ का नाम क्या है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव।
अब इस केस में क्या हुआ जरा समझने का ट्राई करते। डी द डिफेंडेंट, हु इज डिफेंडेंट एंड हु इज अ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ मतलब वो बंदा जिसने केस फाइल करा है, डिफेंडेंट मतलब वो बंदा जिस पर केस फाइल हुआ है ना, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपको याद है तो हमने लॉ के पहले लेक्चर में आपको लॉ के बेसिक्स पढ़ाए थे, उस बेसिक लेक्चर में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बारे में हमने आपको बताया था। चलिए पढ़ेंगे आगे। डी promise to pay P a certain commission on articles which would be sold through their agency in the market. Market was constructed by P at the desire of the collector of that district or city and not at the desire of D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void. क्या लिखा हुआ है आगे? आगे कुछ भी नहीं लिखा। सर इससे हमको क्या समझ में आता है? यहाँ पर तीन कहानी है, तीन लोगों की कहानी है, जरा समझने का ट्राई करना। एक डी है, एक पी है और एक सी है। सी कौन है? उस सिटी का कलेक्टर है। पी कौन है? बिल्डर है, बिल्डर है। और डी कौन है? शॉपकीपर है, शॉपकीपर। बी कौन है? शॉपकीपर। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर केस को समझना ज़रूरी है। किसी सिटी में एक सिटी के कलेक्टर ने इस बिल्डर को बोला कि तुम सिटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया मार्केट क्रिएट करो। मार्केट मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे बहुत सारी कमर्शियल शॉप्स होती है और वहाँ पर आकर लोग शॉपिंग कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक मार्केट का कंस्ट्रक्शन करना। तो एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर ने इस बिल्डर को बोला कि तू मार्केट का कंस्ट्रक्शन कर। उस बिल्डिंग में डी को एक शॉप परचेस करना था, तो डी ने पी से बोला यार मेरे को वो कोने वाली जगह चाहिए, उसको जरा सही ढंग से और अच्छा मटेरियल यूज करके उसको कंस्ट्रक्ट करना। अगर तुम वो कर दोगे तो हम क्या करेंगे, हम जो भी सेल करेंगे वहां से, जो भी हम बिजनेस करेंगे उस शॉप से, उसमें का कुछ कमीशन हम तुमको देंगे। ऐसा डी ने पी को बोला। तो डी ने पी को क्या बोला? वो जो कॉर्नर की शॉप है उसको तुम बढ़िया से कंस्ट्रक्ट कर दो और अगर हमको अच्छा लगा आपका कंस्ट्रक्शन तो हमारा जो शॉप, हम वो शॉप परचेज करेंगे और हम जो वहाँ पे धंधा करेंगे, जो बिजनेस करेंगे, उसमें का थोड़ा कमीशन हम तुमको देंगे। ऐसा डी ने पी को बोला। ठीक है, अब पी ने पूरी बिल्डिंग बना दी, डी ने वहाँ पर शॉप परचेज कर लिया, डी ने वहाँ पर धंधा करा, लेकिन डी ने कोई कमीशन नहीं पे करा पी को। जैसा डी ने बोला था कि मैं तुमको कमीशन पे करूंगा अगर तुमने बढ़िया से शॉप मेरे को बना के दे दी, ऐसा डी ने बोला था, लेकिन डी ने पी को पैसा ही नहीं दिया, डी ने पी को कमीशन पे ही नहीं करा। तो इस केस में गुस्से में आकर पी ने डी पर केस फाइल करा कि चलो मेरा कमीशन निकालो, तुमने तो बोला था कि तुम जो है मेरे को कमीशन दे दोगे कंस्ट्रक्शन के बदले में, चलो मेरा कमीशन निकालो। और डी ने अभी भी पेमेंट नहीं करा। ये दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट चले गए। कोर्ट में जब ये मुकदमा जज साहब के सामने आया तो जज को ये पता चला कि सारा की सारा जो झगड़ा है वो उस शॉप के कंस्ट्रक्शन को लेकर के है। मेन मुद्दे का मेन झगड़ा किस पर है? शॉप कंस्ट्रक्शन को लेकर के, कि डी ने पी को बोला कि तुम शॉप अगर अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर दोगे तो मैं तुमको कमीशन दे दूंगा, और अब जब पी ने कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो डी उसको कमीशन नहीं दे रहा है। यही केस था। इस पे जज साहब ने एक बहुत ही बढ़िया सा रूलिंग फाइल करा। जज बोला ये शॉप का कंस्ट्रक्शन जो है, ये शॉप तो बिल्डिंग का पार्ट है, ये शॉप क्या है? एक पूरे बिल्डिंग का पार्ट है, और ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट डी ने पी को नहीं दिया था, ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो सी ने पी को दिया था। तो बेसिकली क्योंकि शॉप ये बिल्डिंग का पार्ट है, इसीलिए ये शॉप के कंस्ट्रक्शन का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट सी और पी के बीच में है, ना कि पी और डी के बीच में। और जैसा कि पहला रूल कहता है दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर, तो यहां पर बेटे प्रोमिसोर कौन है? कलेक्टर है, ना कि डी है। तो डी के बोलने पे भले ही पी ने अच्छा कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन पी का तो ड्यूटी भी था अच्छा कंस्ट्रक्शन करना, बिकॉज जब आपको कोई गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको सही से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। तो उसने एक हाथ शॉप को ज्यादा अच्छा क्या बना दिया, इसका ये मतलब थोड़ी है कि डी विल बी बाउंड टू मेक पेमेंट टू पी। तो यहां पर डी और पी के केस में डी जीत गया और पी हार गया। अंडर द रूल कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर। तो कंस्ट्रक्शन का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? डी ने दिया था या सिटी के कलेक्टर ने दिया था?
आंसर इज सिटी के कलेक्टर ने दिया था, और शॉप इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, इसीलिए यहाँ पर P का जो कंसिडरेशन है वो C के हिसाब से चलेगा, ना कि D के हिसाब से। तो P और D के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की एज सच कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज दिस कंस्ट्रक्शन का जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो P और C के बीच में है। जज ने उस केस में ऐसा बताया, और इस रूल को क्या स्थापित किया, दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसोर। तो यहां पर P और D के बीच कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, किसी दूसरे चीज को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करे तो बात समझ में आती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर लेकर के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा तो बेटा वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट तो कलेक्टर एंड बिल्डर के बीच में था। इसलिए इस केस में प्रोमिसोर बनता है C एंड प्रोमिसी बनता है P। तो P ने C के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना चाहिए था, ना कि D के हिसाब से। अब P ने अगर D के हिसाब से करा है तो वो P और D अपना झगड़ा घर पे संभाले। कोर्ट ने ये भाषा में इसका रूलिंग यहाँ पर दे दी, और इसीलिए इस केस लॉ को आपके सामने बताया गया है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस केस? सारे बच्चे एक साथ, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो जब कभी भी अगर आपको कोई केस लॉ याद आ जाता है तो आंसर लिखते वक्त सिर्फ केस लॉ का नाम लिख लेना। एज पर द रूल stated in the case of Durga Prasad versus Baldev, consideration must move at the desire of promisor। तो थोड़ा एग्जामिनर को लगता है कि यार बच्चे ने काफी डीप स्टडी करी है यहाँ पर। अंडरस्टैंड, अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ज्यादा लोड मत लेना, लेकिन अगर याद हो रहा है तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम में स्कोर करने में काम में आएगा। तो पहला लीगल रूल ताकि कंसिडरेशन प्रोमिसोर के हिसाब से चलेगा। आगे का रूल भी हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं। दैट इज कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। पैसा आना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी से भी आ जाए। एग्जाम्पल लेते हैं चंपा चमेली का एग्जाम्पल, कहानी कद्दू की। चंपा ने बोला मैं तुमको 500 टन जो है वो कद्दू आई विल सेल, यू पे मी 500 करोड़ रुपए। तो 500 करोड़ रुपए चमेली दे, उसके पापा दे, आप दे, मैं दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आने से इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करना आप शॉपकीपर है, शॉपकीपर से मुकेश अंबानी आपके यहाँ पर आता है ग्रोसरी परचेस करने के लिए, और आपने उसको ग्रोसरी दी और उससे पेमेंट आपको आना था। वो कहता यार मैं थोड़ा वॉलेट घर पे भूल गया हूँ, आई विल पे यू टुमारो। आपने बोला जी कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है मुकेश अंबानी है, पैसा तो डुबाएगा नहीं, डेफिनेटली आपको पैसा दे के जाएगा। तो आपने बोला जी कोई गल नहीं, कल पैसा दे दियो, कोई दिक्कत नहीं है। कल अनिल अंबानी आके आपको पैसा दे के जाता है मुकेश अंबानी का, क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? टेल मी, यू विल एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट? क्या करोगे आप? एक्सेप्ट करोगे। पैसा मुकेश अंबानी दे कि अनिल अंबानी दे, तुमको पैसा आने से मतलब है, बस वही बताया गया है। दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, हमको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इधर भी दो लोग लड़ पड़े, चिन्नया वर्सेस रमैया का केस देखिए, 1882 का केस है, चिन्नया वर्सेस रमैया। चिन्नया रमैया, रमैया चिन्नया, क्या नाम है ना, मतलब। चलिए देखेंगे केस क्या है। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity। मैटरनल अंकल मतलब मामा जी होते हैं, और एन्यूटी मतलब एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी, ठीक है। ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ द ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्यूटी। यहाँ पर ब्रदर मतलब वही मैटरनल अंकल, मामा जी की बात हो रही है। तो लड़की ने भी उसी दिन मामा जी के नाम एक बॉन्ड साइन कर बोला कि ठीक है हम आपको पेमेंट करेंगे। आगे क्या हुआ? However, the daughter did not, however, pay the annuity and the uncle filed a case against it। तो बच्ची ने अपने मामा जी को पेमेंट नहीं करा, मामा ने अपने भांजी पर केस फाइल कर दिया, मैटरनल अंकल ने वो भांजी पर केस फाइल कर दिया। आगे क्या हुआ? It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter herself। क्या समझा आपको यहाँ से? थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या समझ में आया कि
किधर क्या क्या हो चुका है ये देखिए, बताते हैं आपको बेसिकली है क्या। ओल्ड लेडी, ये है ओल्ड लेडी, ये ओल्ड लेडी की है डॉटर, ये ओल्ड लेडी की है डॉटर, और ये ओल्ड लेडी का ब्रदर है, ये ओल्ड लेडी का ब्रदर, इसी को हम लोग बोलते हैं मैटरनल अंकल। आपके मम्मी का भाई आपका कौन लगेगा, मामा ही लगेगा, वही चीज़ है मैटरनल अंकल। हम इसको सिंपल भाषा में भी आपके लिए लिख देता हूँ, मामा जी, मामा जी लगते हैं भैया, मामा जी। अब होता क्या है, ये जो ओल्ड लेडी है ये अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने डॉटर के नाम करती है, प्रॉपर्टी का हिस्सा अपने डॉटर के नाम करती है। और लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले इस ओल्ड लेडी और उसके भाई के बीच कोई तो एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जहां पर इस ओल्ड लेडी को अपने भाई को पैसा पेमेंट करना था। ये कॉन्ट्रैक्ट में वहां पर आपको नहीं बताया हुआ है, बट दिस इज द केस। ये अगर आप इसको कहीं गूगल पर जाकर डीप में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इस ओल्ड लेडी और उसके भाई के बीच एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, जहां पर इस ओल्ड लेडी से पैसा पेमेंट पेएबल था, ओल्ड लेडी ने पैसा देना बाकी था अपने भाई को। ये थी पीछे की कहानी। अब ओल्ड लेडी ने क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी अपने डॉटर के नाम करी और अपने डॉटर को बोला कि इसमें से थोड़ा हिस्सा हर साल तुमको एक अमाउंट अपने मामा को पेमेंट करना है। उसने अपनी डॉटर को बोला, डॉटर ने बोला ठीक है, आई विल मेक पेमेंट टू मामा जी। और डॉटर ने कुछ पेपर पर बॉन्ड भी लिख कर दिया, वहां पर देखो लिखा हुआ है, ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग, मतलब बॉन्ड भी लिख के दिया डॉटर ने कि ठीक है मैं मामा जी को हर साल जो है वो पैसे का पेमेंट करूंगी, बिकॉज मम्मी का पेबल पैसा था तो आई विल मेक द पेमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आगे चल के इस डॉटर की नीयत घूम गई और इस डॉटर ने अंकल को पैसा नहीं दिया, डिनाइड पेमेंट, यहां लिखेंगे डिनाइड पेमेंट, डिनाइड पेमेंट। और गुस्से में आकर ये मामा ने अपनी भांजी पर केस फाइल कर दिया कि भैया इससे पैसा मेरे को रिकवरेबल है, ये मेरे को पैसा नहीं दे रही है। तो यहां पर कोर्ट ने एक स्टैंड लिया, मेन कॉन्ट्रैक्ट ओल्ड लेडी और मामा जी मतलब उसके भाई के बीच था। इस केस में ओल्ड लेडी से पैसा पेएबल था भैया को, तो यहां पर उसका भैया प्रॉमिस और है और वो ओल्ड लेडी प्रॉमिस ही है। अब ओल्ड लेडी क्योंकि उसको लगा कि अपना अंत समय नजीक आ गया है, नजदीक आ गया है, तो उसने ये जिम्मेदारी अपने डॉटर पे दे दी, प्रॉपर्टी डॉटर के नाम कर दी और बोली कि तुम पेमेंट करो मेरे बदले। तो लॉ यहां पर कहता है दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, पैसा आना इंपॉर्टेंट है। तो इस मामा को चाहे उसकी दीदी पैसा दे दे जो ओल्ड लेडी है, या उसकी भांजी पैसा दे दे, इसको पैसा आना जरूरी था। और क्योंकि भांजी ने पैसा पेमेंट करने का प्रॉमिस भी करा था और अब वो पेमेंट नहीं कर रही थी, तो लॉ ने बोला भैया इस मामा का अधिकार है पैसा भांजी से लेना, और कोर्ट ने बोला भैया डॉटर तुमको पेमेंट करना पड़ेगा अपने मामा को। दैट वाज द केस ऑफ चिन्नया वर्सेस रमैया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस केस? अच्छा, तो इस केस में बेटा जीत किसकी होती है? इस केस में मामा जीता है, मामा, ब्रदर, मैटरनल अंकल या मामा कह लो, ये पार्टी जीत गई और डॉटर मतलब वो ओल्ड लेडी की बच्ची हार गई। बिकॉज लॉ कहता है ओल्ड लेडी पैसा दे या उसकी डॉटर पैसा दे, मामा को पैसा आना जरूरी है और मामा का लीगल राइट है अपना पैसा रिकवर करने का। और जबकि ओल्ड लेडी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी करी, ओल्ड लेडी ने बोला भी कि आई विल नॉट मेक द पेमेंट, ये डॉटर पेमेंट करेगी, तो डॉटर बिकम्स लायबल टू मेक द पेमेंट। करेक्ट, दैट इज दैट पॉइंट। हमारे उस ग्रोसरी के एग्जाम्पल में आते हैं। ग्रोसरी आपने मुकेश अंबानी को बेचा, मुकेश अंबानी बोला यार मेरे पास पैसा नहीं है, 2 दिन बाद में पेमेंट करूंगा। फिर रात में मुकेश अंबानी आपको फोन करता है, कहता है यार एक काम करता हूँ, अनिल मेरा छोटा भाई जो है अनिल अंबानी, वो आके कल तुमको पेमेंट कर देगा। तुमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अनिल अंबानी अगले दिन पैसा देने आया ही नहीं, तो अब इस केस में अब अनिल अंबानी पर केस फाइल कर सकते हो। यू कैन राइटली फाइल अ केस ऑन अनिल अंबानी। पहले तो आपने मुकेश अंबानी पर केस फाइल करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी ने बोला अनिल अंबानी पैसा देगा, तो अब आप अनिल अंबानी पर केस फाइल कर सकते हो। वही केस है ये, दिस इज दैट केस। करेक्ट, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, प्रॉमिसी भी दे सकता है या कोई दूसरा पर्सन भी दे सकता है। अभी वो जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है उसकी बातें हम यहां पर करेंगे। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, executed and executory consideration।
पढ़ेंगे इसको। अ कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन इट कंसिस्ट इन अ प्रॉमिस इट इज सेट टू बी एग्जीक्यूटरी। मतलब अगर परफॉर्मेंस प्रेजेंट है तो एग्जीक्यूटेड बताएंगे, परफॉर्मेंस फ्यूचर है तो उसको एग्जीक्यूटरी बोलेंगे। इसी बात को अगले लाइन में बेटा रिपीट किया हुआ है। चलिए इसको पढ़ेंगे। एक एग्जांपल आपके लिए बहुत सिंपल सा है। A pays ₹5,000 to B and B promises to deliver him a certain quantity of wheat within 1 month. In this case, A pays the amount whereas B merely makes a promise. A ने पैसा एडवांस दे दिया, B ने बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं तेरे को गेहूं का डिलीवरी दे दूंगा, ठीक है। Therefore, the consideration by A is executed, मतलब अभी दे दिया है उसने, खत्म हो गया उसका कंसिडरेशन दे करके। Whereas the consideration promised by B is executory, मतलब उसका परफॉर्मेंस बचा हुआ है, तो परफॉर्मेंस आगे देने वाला है तो कंसिडरेशन आगे बनेगा। ए ने पैसा दे दिया तो एग्जीक्यूटेड, उसको क्या कहेंगे हम, एग्जीक्यूटेड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिडरेशन कैसा हो सकता है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये कैसे होगा सर? पास्ट कंसिडरेशन क्या हो सकता है, फ्यूचर कंसिडरेशन क्या होता है और प्रेजेंट कंसिडरेशन क्या होता है। बड़ा ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर हम एक पास्ट कंसिडरेशन का एग्जांपल लेंगे, हम एक प्रेजेंट कंसिडरेशन का एग्जांपल लेंगे और एक हम फ्यूचर कंसिडरेशन का एग्जांपल लेंगे। अब देखिए पास्ट कंसिडरेशन क्या हो सकता है। पास्ट कंसिडरेशन क्या होता है, तो यहाँ पर पप्पू है और यहाँ पर पिंकी है, पप्पू है एंड पिंकी है। पिंकी की शादी थी, पिंकी की शादी थी। पिंकी की शादी में पप्पू ने केटरिंग का काम किया था। केटरिंग, केटरिंग समझते हो, जो खाना वाना बनाने का जो काम होता है, खाना सर्व करना, खाना बनाना, तो बेसिकली वो खाना बनाने का काम पप्पू ने किया था। तो पिंकी की शादी में पप्पू ने खूब जम के खाना बनाया, लोग बिल्कुल उंगलियां चाटते रह गए वहाँ पर, कुछ लोगों ने उंगलियां तोड़ ली, इतना ज़बरदस्त खाना बनाया था पप्पू ने पिंकी की शादी में। पिंकी की शादी हो गई और अब 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक पिंकी ने पप्पू का पेमेंट नहीं करा है। अब पप्पू पिंकी को फ़ोन करता है, कहता है यार देखो 6 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई, अब तो तुम्हारा शादी हो गया, 6 महीना हो गया, अब तो पेमेंट कर दो। इस केस में पिंकी ने बोला चलो ठीक है, आई विल मेक यू द पेमेंट। फिर पिंकी ने 6 महीने बाद जाके पेमेंट करा पप्पू को। अब इस केस में क्या हो रहा है, अब इस केस में हम 6 महीने बाद के टाइम में मौजूद है। आज पिंकी ने पप्पू को पेमेंट करा है। जो पिंकी ने पप्पू को पेमेंट करा है बेटा, वो तो प्रेजेंट कंसिडरेशन है, लेकिन पिंकी को जो पहले मिल चुका है, उसके शादी में जो केटरिंग का काम पप्पू ने कर चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट कंसिडरेशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट कंसिडरेशन। तो व्हेन पिंकी मेक्स द पेमेंट टुडे इट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन, बट पप्पू हैज डन द वर्क इन द पास्ट, तो पप्पू का जो कंसिडरेशन है वो कैसा है, पास्ट है। और पिंकी जो आज पैसा दे रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंसिडरेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल समझ में आया क्या आपको? प्रेजेंट कंसिडरेशन बड़ा ही सिंपल, चंपा एंड गंपा, चंपा एंड गंपा। ये गंपा जो है ये वेजिटेबल सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, और चंपा जो है वो बायर है। चंपा ने गंपा से 50 किलो आलू परचेस करे और उसको पेमेंट कर दिया, प्रेजेंट कंसिडरेशन। गंपा को भी आज ही पेमेंट मिला है और चंपा को भी आलू आज ही मिले हैं, तो सब कुछ आज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट, कंप्लीटली प्रेजेंट कंसिडरेशन। पिछले एग्जाम्पल में पिंकी जो दे रही थी वो प्रेजेंट कंसिडरेशन था, पप्पू काम कर चुका था, तो दैट वाज पास्ट कंसिडरेशन, करेक्ट। पप्पू को आज पैसा मिल रहा है तो उसको प्रेजेंट कंसिडरेशन मिल रहा है। पिंकी के लिए पप्पू ने काम कर चुका है तो पिंकी को पास्ट में उसका कंसिडरेशन मिल चुका है। तो देखिए एक ही एग्जाम्पल में एक कंसिडरेशन पास्ट है, एक प्रेजेंट है, और इस चंपा गंपा के एग्जाम्पल में एक दोनों ही कंसिडरेशन प्रेजेंट है। अब बात करेंगे बेटे फ्यूचर की, बात करेंगे फ्यूचर की। अब इस फ्यूचर में भी दो तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक
जिसमें आधा पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर में परफॉर्म होने वाला है, आधा अभी परफॉर्म हो जाएगा, और एक ऐसा कि जिसमें दोनों ही फ्यूचर में करने वाले। दोनों एग्जाम्पल आपको दूंगा, तो जरा देखना फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे क्लासेस का। तो यहाँ पर है टीचर और यहाँ पर है स्टूडेंट। स्टूडेंट ने टीचर को एडवांस पेमेंट कर दिया, स्टूडेंट ने टीचर को आज ही पूरा फीस का पेमेंट कर दिया। टीचर स्टूडेंट का 6 महीना क्लास चलाने वाला है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि टीचर को जो मिला है पैसा आज, दैट इज अ प्रेजेंट कंसिडरेशन, लेकिन स्टूडेंट को तो सब्जेक्ट का जो टीचिंग है वो 6 महीने में मिलेगा, सो दैट विल बी अ फ्यूचर कंसिडरेशन, एज सिंपल एज दैट। और एक और एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल मर्चेंट का और फार्मर का। ये बहुत ही क्लासिक सा एग्जाम्पल है और समझ में इमीडिएटली आता है। मर्चेंट है एंड फार्मर है। यहाँ पर फार्मर बोला कि मेरे खेत में 3 महीने के बाद जो गेहूं उगेगा वो मैं आपको पूरा सेल कर दूंगा। मर्चेंट ने बोला कि 3 महीने बाद जब तुम मुझे गेहूं बेचोगे मैं उसका पूरा की पूरा तुमको तब 3 महीना पेमेंट बाद में करूंगा। तो यहाँ पर मर्चेंट भी 3 महीने बाद पेमेंट करने वाला है और फार्मर भी अपना गुड्स 3 महीने बाद बेचने वाला है। दोनों ही कंसिडरेशन फ्यूचर में होने वाले। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मर्चेंट और फार्मर के बीच का जो कंसिडरेशन है वो कंप्लीटली फ्यूचर कंसिडरेशन है। स्टूडेंट और टीचर के बीच स्टूडेंट जो पैसा दे रहा है दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन, और टीचर जो पढ़ाएगा आगे दैट विल बी फ्यूचर कंसिडरेशन। तो दोनों टाइप के एग्जाम्पल आपके सामने है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? समझा क्या? अरे कैसे बच्चे हो रहे? हाँ नहीं कुछ तो बोलो। गुड। हाँ तो बोलने का ना, पूछा तब बताने का, मेरे को कैसे पता चलेगा? ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। अभी ये पॉइंट देखिए, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। लॉ क्या बोलता है भैया? कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। इसका क्या मतलब है? लॉ कहता है कंसिडरेशन होना जरूरी है, लेकिन कितना होना है इस पर लॉ कुछ नहीं बोल रहा। कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये लॉ कुछ भी नहीं बोल रहा। चलिए एक एग्जांपल देंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए यहां पर बाहुबली, बाहुबली और इधर कटप्पा। बाहुबली है और कटप्पा है, ठीक है, ओके। बाहुबली ने बोला यार ये माहेशपति जो साम्राज्य है इसमें मजा नहीं आ रहा है, मोदी जी के भाषा में मजा नहीं आ रहा है, तो एक काम करो कटप्पा, मैं किसी दूसरे देश में चला जाता हूँ, ये माहेशपति का पूरा जो साम्राज्य है ये तुमको बेच बाच के मैं निकल लेता हूँ। कटप्पा ने बोला जैसी आपकी आज्ञा। अब तो कटप्पा को जानते हो, बिल्कुल ऐसा बाहुबली का पैर सिर पर लेकर बिल्कुल उसको मानता है। तो कटप्पा ने बोला जैसे आप कहो वैसा कर लेंगे। तो बाहुबली ने बोला ये माहेशपति का साम्राज्य है, इसकी कीमत तुम क्या लगाओगे, कितना पेमेंट कर सकते हो? तो कटप्पा बोला यार मैं तो एक मतलब नौकर हूँ आपके पे, मैं कितना पेमेंट कर पाऊंगा? तो कटप्पा ने बोला प्रभु मैं जो है ये माहेशपति का साम्राज्य केवल 50 रुपए दे पाऊंगा, बस केवल 50 रुपए। बाहुबली बोला चलो कोई बात नहीं, ले लो मामा, पैसे की बात नहीं है मामा, अपनी भावना इंपॉर्टेंट है, चलो 50 रुपए में तुम माहेशपति का साम्राज्य ले लो यहाँ पर। तो आप बोलोगे यार माहेशपति का तो क्या नाम है, क्या बिल्कुल हमने मूवीज में देखा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, माहेशपति साम्राज्यम अजेयम, ऐसे पूरा उसका एंथम सुना हुआ है हमने, और 50 रुपए की वैल्यू है। तो लॉ कहता है भैया कंसिडरेशन का होना जरूरी है, वो कितना होगा क्या होगा ये पार्टीज आपस में डिसाइड करेगी। तो कंसिडरेशन मे बी एडिक्वेट और इट मे नॉट बी एडिक्वेट, कम ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज खुद डिसाइड करेंगी, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल इनमें झगड़ा हो, हम कौन होते हैं कोई बोलने वाले, मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी वाली बात है। तो भले ही माहेशपति साम्राज्य का अगर ऐसा वैल्यूएशन हम निकाले तो इट इज मोर देन 50,000 करोड़ से भी ज्यादा उसका वैल्यूएशन आएगा, लेकिन इन्होंने कितनों में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? 50 रुपए में। जब बाहुबली को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? बेसिकली मजाक की बात अलग है,
यहाँ पर मैं आपको बेटा जो लॉजिक सिखाना चाहता हूँ वो ये है जो लॉ ने बताया है, कंसिडरेशन शुड बी देयर, हाउ मच इट शुड बी देयर, लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो देखो अभी इसको रीड, अच्छा आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा आई गेस। अब आप यहाँ पर देखिए, कंसिडरेशन नीड नॉट बी ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू, it need not be approximately of equal value with promise for which it is exchanged, but it must be something which the law would regard as having some value। कुछ होना जरूरी है, बिल्कुल ही फ्री हो जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा, कुछ होना जरूरी है। आगे देखो, समथिंग इन रिटर्न नीड नॉट बी इक्वल टू समथिंग गिवन। यहां पर बाहुबली ने 50,000 करोड़ से भी ऊपर का महेशपति साम्राज्य कटप्पा को बेच दिया है। कटप्पा ने बदले में क्या दिया, केवल 50 रुपए। लॉ बोलता है ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कटप्पा बाहुबली में अच्छा संबंध है, उनको कोई दिक्कत नहीं तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ओके, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बैड बार्गेन ऑफ द पार्टी। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया बाहुबली ने अपना नुकसान करा है तो करा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। 50,000 करोड़ दूर है, 50 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इट मे और मे नॉट बी एडिक्वेट। क्या हो गया, कोई बच्चा पूछ रहा है? नहीं सर, गलती से। ओके फाइन फाइन फाइन। अभी यहां पर लॉ ने कुछ बताया हुआ है, इसको हमको देखना है। एज एन एक्सेप्शन, इफ इट इज शॉकिंगली लेस एंड अदर पार्टी एलिजेस दैट हिज कंसेंट वाज नॉट फ्री, then this inadequate consideration can be taken as an evidence in support of his allegation। यहाँ पर मतलब क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो जब तक बाहुबली और कटप्पा दोनों राजी हैं तो 50 रुपए में भी एक महेशपति का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रूव होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को जबरदस्त पीटा और दबाव में आकर के बाहुबली ने उसका मन नहीं था 50 में कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन कटप्पा की डर की वजह से बाहुबली ने 50 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो फिर हम यहां पर क्या बोलेंगे कि बाहुबली का जो कंसेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो फ्री नहीं है, और उसका रीजन है ये 50 रुपए। नॉर्मल केस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि कटप्पा ने बाहुबली को पीटा, मतलब कोर्शन का केस हो गया, कटप्पा ने बाहुबली को इतना पीटा कि उसको मजबूर कर दिया कि ये 50 रुपए में तेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ना तो मैं तेरे को मार दूंगा यहाँ पर। तो बेचारा बाहुबली ने अपने जान को प्यारी समझा, सर सलामत पकड़ी 50 वाली बात है, और उसे 50 में कॉन्ट्रैक्ट करा। फिर इस केस में हम बोलेंगे कि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड इसको डिक्लेयर करेंगे, मतलब वॉइडेबल बनेगा। फिर बाहुबली को चांस मिलेगा तो इसको वॉइड कर या वैलिड कर, वट एवर द केस में भी। लेकिन केवल पैसा कम है इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनेगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर प्रूव हो गया कि पैसा कम का रीजन कोर्शन है, मारामारी है, तो फिर उसको हम मानेंगे कि गलत है। लेकिन जब बाहुबली राजी, कटप्पा राजी, तो हम काजी क्या करेंगे, 50 रुपए तो 50 रुपए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो लाइन यहां पर लॉ ने बताई हुई है, दैट इज दैट केस ऑफ दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। चलिए बेटा, लीगल रूल्स को ही हम देखेंगे आज। लीगल रूल्स की कहानी खत्म करेंगे और आज का लेक्चर एंड करेंगे। केवल 3 ही पॉइंट बचे, लास्ट 3 पॉइंट्स। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कंसिडरेशन, ये देखो क्या बोल रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म इज नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। इधर बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझ में आएगा। अब देखो ऐसा है, मैं एडवोकेट हूं, एग्जाम्पल लेना, मैं एडवोकेट हूं, तो यहां पे मैं अपना नाम लिखता हूं। मैं कौन हूं, मैं एडवोकेट, वकील हूं, मैं वकील, ठीक है। मेरी बचपन की दोस्त है प्रियंका चोपड़ा, मेरी बचपन की फ्रेंड है। निक हमारे जीजा है, हम ये है हमारी बचपन की फ्रेंड है प्रियंका चोपड़ा। अब प्रियंका चोपड़ा किसी केस में अटकती है, उसके ऊपर कुछ केस फाइल होता है, कोई दूसरा बंदा केस फाइल करता है, और प्रियंका चोपड़ा मुझे फ़ोन करती है, कहती है राजेंद्र भाई एक काम कर दो ना, ये केस तुम मेरे लिए लड़ो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं,
तुम तो अपनी फ्रेंड हो, लेकिन फ्रेंडशिप अपनी जगह पे और फीस अपनी जगह पे। तो प्रियंका चोपड़ा ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी जो भी फीस है वो हम पेमेंट कर देंगे। तो मैंने उसको जो बोला कि भैया मेरी जो फीस है, अगर तुम बाइज्जत बरी होना चाहती हो तो हमारी जो फीस है दैट इज नॉर्मल ₹5 करोड़, ये मेरी फीस है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल फीस। प्रियंका चोपड़ा उसको देने में कोई दिक्कत भी नहीं है, उसने बोला कोई बात नहीं, पैसे की चिंता ना करो, आप बस केस लड़ो। अब मैं एडवोकेट हूँ, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं प्रियंका चोपड़ा के केस अच्छे से देखूँ, उसको स्टडी करूँ और सही तरीके से उसको सलाह दूँ। जब मैंने प्रियंका चोपड़ा का केस देखा तब मुझे पता चला कि यार इस पर तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, अगर मुझे प्रियंका चोपड़ा को जिताना है तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज केस काफ़ी पेचीदा सा है। सो मुझे बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तारीख पर तारीख चलानी पड़ेगी, तो लंबे समय तक चलेगा। अब मैंने प्रियंका चोपड़ा को क्या बोला, जैसे जैसे केस आगे बढ़ा मैंने प्रियंका चोपड़ा को बोला देखो प्रियंका ऐसा है, मैंने तुमको 5 करोड़ की फीस तो बोली थी, वो तो मेरी नॉर्मल फीस है, लेकिन अगर तुम केस में पूरा 100% तरीके से जीतना चाहती हो, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, तो तुम मुझे एडिशनल 10 करोड़ रुपए दो। तुम मुझे क्या करो, एडिशनल क्या करो, 10 करोड़। तो दिस बिकम्स एडिशनल फीस, मैंने चार्ज करी एडिशनल फीस। प्रियंका चोपड़ा ने तब कुछ नहीं बोला, मैंने प्रियंका चोपड़ा के लिए केस लड़ा, प्रियंका चोपड़ा केस जीत गई। अब मैंने प्रियंका चोपड़ा के पास 2 बिल भेजे, एक नॉर्मल फीस का और एक एडिशनल फीस का। प्रियंका चोपड़ा ने एडिशनल फीस की तो पेमेंट कर दिया, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने 10 करोड़ का पेमेंट नहीं करा। मैंने प्रियंका चोपड़ा को फ़ोन किया, मैंने कहा प्रियंका क्या कर रही हो भाई, बचपन की दोस्ती भूल गई क्या, तुमको तो केस जिता दिया हमने, यहाँ पर कितनी जान लगा दी बिल्कुल यहाँ पर मैंने, मेरे को चाहिए मेरे 10 करोड़ रुपए। तो प्रियंका बोली भाई तुमने पहले बोला था 5 करोड़ रुपए तुम्हारी नॉर्मल फीस है, ये 10 करोड़ तुम एक्स्ट्रा किस बात के ले रहे हो, तुम तो एडवोकेट हो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी है मेरे को, अगर मेरा केस वाकई में सही है तो मेरे को जिताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरी नॉर्मल फीस है, लेकिन मैंने तो तुमको केस जिताया है, तो चलो अब मैंने इतनी मेहनत करी, मेरे को और 10 करोड़ रुपए चाहिए। और प्रियंका ने मेरे को पैसा नहीं दिया। अब हम दोनों में केस, मैंने प्रियंका पर केस फाइल कर दिया, गुस्से में मैंने प्रियंका पर केस फाइल कर दिया। अब हम दोनों झगड़ते झगड़ते कोर्ट चले गए। जज वहां पर बैठकर अभी हम दोनों का केस देख रहा है। जज ने डिसीजन दिया, जज कहता है कि ये जो नॉर्मल फी का कॉन्ट्रैक्ट है ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 10 करोड़ रुपए मैंने प्रियंका से एक्स्ट्रा डिमांड किया है ये अपने आप में गलत है, ये अपने आप में क्या है, गलत है। लॉ ने ऐसा क्यों बोला, लॉ कहता है कि भैया तुम एडवोकेट हो, मतलब मैं, लॉ कहता है कि रचेंद्र सर तुम एडवोकेट हो तो तुम्हारी तो ड्यूटी है अपने क्लाइंट को सही सलाह देना, और अगर उसका केस वाकई में स्ट्रांग है तो उसको जिता के तुमने कोई नया तीर नहीं मारा है, तुम्हारे जगह कोई और एडवोकेट भी होता तो उसकी भी ड्यूटी थी उसको जिताना, अगर प्रियंका चोपड़ा सही है तो इस केस में एडिशनल कंसिडरेशन आप नहीं मांग सकते फॉर व्हाट योर ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म। मेरा तो ड्यूटी ही था उसका केस जिताना, तो मैंने कुछ नया काम थोड़ी ना किया है, तो मैं एक्स्ट्रा कंसिडरेशन नहीं मांग सकता। तो लॉ कहता है कि जिधर आपकी ड्यूटी है कुछ करना तो वो आपने करना ही चाहिए, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकते। नॉर्मल पैसा मांग सकते हो, एक्स्ट्रा पैसा ड्यूटी निभाने के लिए मांग रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा, ये एक्स्ट्रा कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, और यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा केस जीत जाएगी। टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? पूरा समझ गया एकदम डिटेल में? जो तुम्हारा ड्यूटी है वो करना ही पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने ड्यूटी निभाया तो पैसा दो, अरे तो ड्यूटी निभा तो तुम्हारा ड्यूटी है क्यों निभाना। नॉर्मल फीस ठीक है, एक्स्ट्रा 10 करोड़ रुपए इनवैलिड है, नहीं मांग सकते। तो ये प्रियंका चोपड़ा वाला एग्जांपल यहां आएगा, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म। चलो अब लास्ट के 2 पॉइंट है लीगल रूल्स के। पहला पॉइंट है कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। इमेजिन करो तुम्हारा डॉगी मर जाता है और तुम किसी झाड़ फूक वाले बाबा के पास जाके कहते हो बाबा जी कुत्ते को जिंदा कर दो। बाबा जी कहते हैं पहले 1 करोड़ रुपए यहाँ पर रखो। आपने 1 करोड़ रुपए दिया, बाबा कर सकता है क्या कुत्ते को जिंदा? इस कॉन्ट्रैक्ट में बाबा को कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? 1 करोड़ रुपए, और तुमको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा?
वो जो कुत्ता आपका मर गया है वो जिंदा हो जाएगा. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट रियल, इट इज इल्यूजनरी. तो लॉ कहता है कंसिडरेशन कैसा चाहिए? रियल चाहिए, इल्यूजनरी कुछ नहीं होगा. देखिए क्या लिखा हुआ है. Consideration must be real and must not be illusionary. It must be something to which law attaches some value. It is something to which law attaches some value. दिव्या आप क्यों हंस रहे हो? क्या बात है? If it is legally or physically impossible, it is not considered valid consideration. दिव्या जी क्या हो गया, हंस रहे थे, देख लिया हमने आपको. सर वो खुशी थी। अच्छा वो खुशी है क्या? खुशी आपके साथ बैठी हुई है? हाँ सर मेरा फोन बंद है तो मैं इसके साथ कर रही हूँ लेक्चर। वाह वाह वाह, क्या डेडिकेशन है, बहुत बढ़िया. अच्छा अब हंस क्यों रहे थे? सर ये बोल रही थी 13 मिनट। तेरा अच्छा माइक बंद कर दिया अब. चलो कोई बात नहीं, मस्ती कर लो. लास्ट पॉइंट और आज का लेक्चर खत्म करेंगे. कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी. इमोरल भी नहीं होना चाहिए, ऑपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होना चाहिए. ये सारी चीजें नहीं चलेंगी. सर इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल. लेट अस से फॉर एग्जांपल मोहित है, ये मोहित है और ये कोई मोहिनी है. मोहित है और मोहिनी है. मोहित ने छोटा राजन को बोला मैं तुमको 5 करोड़ रुपए दूंगा, तुम मोहिनी को टपका दो. सुपारी दी. यहां पर मोहित ने छोटा राजन को सुपारी दी मोहिनी को टपकाने के लिए. तो यहां पर लॉ कहता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, बिकॉज इसमें का कंसिडरेशन अनलॉफुल है. छोटा राजन को जो कंसिडरेशन मिल रहा है 5 करोड़ रुपए, दैट इज अ गुड कंसिडरेशन. लेकिन बदले में मोहित को कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? मोहिनी की मौत, जो कि गलत है. किसी का मर्डर करवाने के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हो तो बेटे बदले में तो आपको किसी का मर्डर मिल रहा है ना, जो कि गलत है. तो कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए. अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी को फ्रॉड में फंसाने के लिए, आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी को फ्रॉड में फंसाने के लिए, तो ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ये भी गलत है, बिकॉज इसका कंसिडरेशन इमोरल है. इसका कंसिडरेशन क्या है? इमोरल है. जरा देखिए एक और एग्जांपल. अभी ये पब्लिक पॉलिसी वाला एग्जांपल है जो नीचे प्रिंटेड है. ABC Limited promises to give job to Mr. X in a government bank against payment of rupees 50,000 is void as the promise is opposed to pay public policy. ABC ने क्या बोला? ABC ने मिस्टर एक्स को बोला कि हम तुमको गवर्नमेंट बैंक में जॉब लगवा देंगे, तुम हमको 50,000 रुपए दे दो. भैया ये तो रिश्वतखोरी हो गई. ऐसा किसी गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. आप कोई एग्जाम दे दो, जाके इंटरव्यू दे दो. ऐसा किसी को रिश्वत दे के अगर आप जॉब जो है वो ले रहे हो तो बेटा ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा. ये जनहित में नहीं है, ये जनहित के खिलाफ है. अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब जनहित के खिलाफ. तो ऐसे वाला कंसिडरेशन भी हमको नहीं चाहिए. करेक्ट. तो देर आर टोटल 8 पॉइंट्स, 8 लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन. बड़ी फटाक से आपको रिवाइज करवाता हूँ. क्या क्या है? सबसे पहला क्या है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस. और दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव कंस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल था. कंसिडरेशन प्रॉमिस ही दे या कोई और भी दे, पूरा आपको चलेगा. वो मामा भंजी का एग्जाम्पल. एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. कंसिडरेशन का भी पास्ट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर. काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है हमने. कंसिडरेशन एडिक्वेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अनलेस एंड अनटिल कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज राजी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है. बाहुबली वर्सेस कटप्पा 50,000 करोड़ का माहेश्वरी साम्राज्य 50 रुपए में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है. परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट इज वन लीगली बाउंड टू परफॉर्म. प्रियंका चोपड़ा और मेरा एग्जांपल. मेरा तो ड्यूटी था उसका केस लड़ना, तो मैंने अलग कुछ बात थोड़ी करी है, तो एक्स्ट्रा पैसा मैं नहीं मांग सकता. आगे कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी. वो बाबा झाड़फूक वाला एग्जांपल कि वो इल्यूजनरी नहीं, रियल होना चाहिए. आप किसी को जिंदा थोड़ी कर सकते हो जो मर चुका है ना, तो ऐसा कंसिडरेशन पॉसिबल ही नहीं है. और तीसरा छोटा राजन और मोहित ने मोहिनी को टपकाने के लिए छोटा राजन को सुपारी दे दी. ऐसा सुपारी देने का जो कंसिडरेशन है बेटा वो गलत है. ठीक है. सो यहाँ पे हमारा पहला लेक्चर ऑन योर यूनिट 2 कम्स टू एन एंड. थैंक यू.